नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। एक मिनट, शो कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। आज इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी का जो PT 365 करंट अफेयर आता है विजन मैगजीन का, उसका आज हम तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? जिसमें हम पढ़ेंगे संसद का सचिवालय, यानी कि जो संसद का सचिवालय उसके बारे में क्या क्या सुर्खियां रही हैं साल भर, उनके बारे में करंट देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए, भारतीय संसद के गठन के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक तो यही बन गया कि भारतीय संसद के गठन के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान संसदीय सचिवालय दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की प्रक्रिया, परंपराओं और विधायी ज्ञान का संरक्षक रहा है। तो जो संसद के जितने भी कार्य होते हैं वो उसके सचिवालय के माध्यम से चलते हैं। तो जितनी भी अधिवेशन हुए थे, जब हमारा संविधान गठित हो रहा था, जो जो लोगों ने भाषण दिया था, उसको अच्छे से संजो के कौन रखा है? तो संसद का सचिवालय ने रखा है। अब संवैधानिक प्रावधान देख लेते क्या है। अनुच्छेद 98, संसद के प्रत्येक सदन का अगले सचिवालय स्टाफ होगा, यानी कि संसद के प्रत्येक सदन का अलग सचिवालय स्टाफ होगा, यानी लोकसभा का अलग होगा, राज्यसभा का अलग होगा। संसद कानून द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति तथा उनकी सेवाओं की शर्तों को विनियमित कर सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया है, यानी कि कोई कानून नहीं बना है, संसद स्वयं से करती है। यह अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन की अनुमति करते हैं। दोनों सदनों की के लिए आप राज्यसभा लोकसभा दोनों के लिए आप सृजन कर सकते हैं। अब है अनुच्छेद 187। इस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल के सचिवालय के लिए अनुच्छेद 98 के समान ही प्रावधान किए गए हैं। राज्यसभा और लोकसभा 1952 में अस्तित्व में आई। ये राज्यसभा और लोकसभा 1952 में क्यों है? क्योंकि 1952 में ही इलेक्शन होता है। हालांकि लोकसभा के सचिवालय को संसदीय सचिवालय भी कहा जाता है। इसके विपरीत राज्यसभा के लिए राज्य परिषद सचिवालय नामक एक सचिवालय का निर्माण किया गया। तो ये दोनों हो सकता है, अलग अलग करके पूछ ले और लिख दे कि लोकसभा सचिवालय को राज्य परिषद सचिवालय कहेंगे और जो राज्यसभा का सचिवालय होता है उसे संसदीय सचिवालय कहेंगे। तो ये दोनों नाम ध्यान रख लीजिएगा, अलग करके पूछ सकता है। अब है वर्ष 1954 में दोनों सचिवालय के नाम बदलकर क्रमशः राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय कर दिया गया है। तो अब जो ये चेंज हो गया है, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। दोनों सदनों के सचिवालय को कार्यात्मक आधार पर 10 सेवाओं में वर्गीकृत किया जाता है। 10 सेवाओं में विधायिकी, कार्यकारी और प्रशासनिक सेवाएं, सभ्यता यानी कि वर्टिनम रिपोर्ट सेवाएं शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति अपने अपने सचिवालय के नए पद सृजित कर सकते हैं। हालांकि श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पदों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ पूर्ण परामर्श करना आवश्यक है। दोनों सदनों के सचिवालय का पद भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के समक्ष है, यानी कि दोनों जो उसके महासचिव होंगे वो कैबिनेट सचिव के समकक्ष होंगे। एक मतलब कोई ये फर्स्ट रैंक का अधिकारी ही होता है। हालांकि वरीयता सूची में कैबिनेट सचिव को 11वें स्थान में रखा जाता है, जबकि लोकसभा और राज्यसभा के जो महासचिव को 23वें स्थान पर रखा जाता है। अब सचिवालय के कार्य क्या है? संसद के सदनों के प्रभावी कामकाज के लिए सचिवालय सहायता उपलब्ध कराना, वेतन एवं अन्न भुगतान, विभिन्न संसदीय समितियों को सचिवालय सेवाएं प्रदान करना, महासचिव द्वारा पीठासीन अधिकारियों को सहायता और सलाह देना, अनुसंधान और संदर्भ सामग्री तैयार करना और अलग अलग डॉक्यूमेंट को प्रकाशित करना। अब है सदनों के प्रतिदिन की कार्यवाही का रिकॉर्ड तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना। अब सचिवालय की संरचना लोकसभा और राज्यसभा की देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण पर कार्य करता है।
प्रशासनिक प्रमुख लोकसभा सचिवालय महासचिव। भर्ती एवं सेवा की शर्तें, ये लोकसभा सचिवालय भर्ती और सेवा नियम शर्तें 1955 में शामिल की गई। इन नियमों को राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से प्रख्यापित किया गया है। इसमें देखेंगे तो राज्यसभा का सचिवालय होता है, इसमें महासचिव होते हैं। इसके जो भी सचिव जो सेवा शर्तें होंगी 1957 के नियम से प्रकाशित होंगी। अब है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां देख लेते हैं। क्या है? कैबिनेट सचिव के बारे में देख लेते हैं। कैबिनेट सचिव की नियुक्ति समिति ने नए कैबिनेट सचिव की नियुक्ति की मंजूरी दी है। उनका कार्यकाल 30 अगस्त 2024 से 2 वर्ष का होगा। कैबिनेट सचिव के बारे में, इसकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा वरिष्ठ सहयोगात्मक के आधार पर की जाती है। वह भारत सरकार कार्य एवं आवंटन 1961 और भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 के प्रशासन की जिम्मेदार होता है। मुख्य कार्य क्या होता है? केंद्रीय मंत्रियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना, मंत्रालय और विभागों के बीच मतभेद को दूर करना। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। कैबिनेट सचिव के पास केंद्र सरकार के विभाग के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है। उसे केंद्र सरकार के सचिव के बीच सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। अब है संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। आप जानते हैं जब भी नई लोकसभा का गठन होता है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र में भी होता है। राष्ट्रपति ने 18वें लोकसभा के गठन के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में संविधान के अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अभिभाषण कर सकते हैं। हालांकि संविधान के लागू होने से लेकर अभी तक किसी भी राष्ट्रपति ने ऐसा प्रावधान में अभिभाषण नहीं किया है। संविधान के अनुच्छेद 87 में ऐसे 2 अवसर दिए गए हैं जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विशेष अभिभाषण देता है। ये 2 अवसर का है? प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में। मूल संविधान में अनुच्छेद 87(1) के तहत प्रत्येक सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति अभिभाषण का प्रावधान था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इस प्रावधान में संशोधन किया गया। अब है संसद सदस्यों की शपथ। आप जानते हैं शपथ जो अनुसूची 3 के तहत आती है। अब है लोकसभा के 18वीं लोकसभा के गठन के लिए नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ दिलाई गई। शपथ में निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान था। संविधान के अनुच्छेद 99 सदस्यों तथा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्त किए गए समकक्ष शपथ लेने का प्रतिज्ञान करता है। शपथ का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में है। यदि कोई सदस्य शपथ लिए बिना सदन में अपना स्थान ग्रहण करता है तो उसे अनुच्छेद 104 में दंड का प्रावधान किया गया है। इस नियम का अपवाद है कोई व्यक्ति संसद के लिए चुने बिना भी मंत्री बन सकता है। हालांकि 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य कर दिया गया है। शपथ अंग्रेजी या संविधान की अनुसूची 22 भाषाओं में किसी में भी ली जा सकती है। अब तीसरा पार्ट जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है संविधान से संबंधित मुद्दे। इसमें आप देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो मान लीजिए सरकार ने कोई बिल लेके आई है और उसमें जो हमारी न्यायपालिका है क्या संशोधन करती है उसके बारे में या कुछ नई टिप्पणी करती है तो उसके बारे सारे मुद्दे इसमें आते हैं। इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशंस में सुर्खियों में क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को वैधता को बरकरार रखा है।
अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में क्या है, क्योंकि ये एनआरसी से संबंधित हो जाता है। एनआरसी जब लागू हो रहा था ना, एनआरसी अभी, तो तभी चर्चा में आ गया था। इसमें नागरिकता प्राप्त करने में निम्नलिखित 5 तरीके बताए गए हैं। तो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीकरण, रजिस्ट्रीकरण या पंजीकरण, या किसी राज्य को भारत के भाग में मिला लेना। जैसे कि मान लीजिए सिक्किम को भारत में मिला लिया गया था, तो सिक्किम के जितने नागरिक थे वो भारत के नागरिक बन गए। तो कैसे आएंगे, किसी राज्य क्षेत्र का भाग में आ जाना। सपोज करिए कल को हम पाकिस्तान को अपने अंडर में ले लेते हैं, तो कैसे पाकिस्तान आएगा, तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा से, जो धारा 6A के तहत आएगा। इसको रफ करते हैं। अब इसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान आदि देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ये एक नया टर्मिनोलॉजी आया, पाकिस्तान में भी दोहरी नागरिकता है। हो सकता है ऐसे पूछ ले कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही एकल नागरिकता के प्रावधान को फॉलो करते हैं, तो सब लोग टिक मार देंगे हाँ, लेकिन नहीं, पाकिस्तान में भी दोहरी नागरिकता फॉलो की जाती है। तो पाकिस्तान में दोहरी नागरिकता फॉलो की जाती है। अब धारा 6A नागरिकता अधिनियम 1955 का एक विशेष प्रावधान है। इसे वर्ष 1985 में केंद्र सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच समझौता यानी असम समझौता के बाद नागरिकता अधिनियम 1985 के जरिए शामिल किया गया। इस धारा के तहत 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से असम में आकर बसे सभी व्यक्तियों को विदेशी घोषित किए जाने की तारीख से 10 वर्ष बाद भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2009 नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है, और नागरिकता अधिनियम 1955 में कई बार संशोधन भी हो चुके हैं। सुर्खियों में क्यों? क्योंकि विदेशी विषयक प्राधिकरण, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने असम में रहने वाले एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक घोषित किया है। इससे पहले इस व्यक्ति को राज्य के विदेशी विषयक अधिकरण में विदेशी करार दिया गया था। स्थापना, ये अर्ध न्यायिक निकाय है। ये विदेशिक विषयक अधिनियम 1946 की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा विदेशिक विषयक प्राधिकरण 1964 द्वारा स्थापित की गई। अधिकार क्षेत्र, भारत में केवल विदेशी विषयक प्राधिकरण के पास ही किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है। यानी कि भारत में विदेशी, जो लोग कहते हैं ना अरे आप विदेशी, तो वो कोई इंसान नहीं घोषित करते, एक प्राधिकरण है जिसके पास केवल जो विदेशी विषयक प्राधिकरण वही को इसको शक्ति मिलती है। इसका अर्थ है कि भारत में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं होने पर स्वतः विदेशी नागरिक नहीं हो जाता है। शक्ति इसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोड की शक्ति प्राप्त है।